आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी हुकूमत बदलने के लिए तैयारी हो रही है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरा कर लिया है भाई। मतलूबा 27 अरकान का हिस्सा हासिल कर लिया गया है। कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद पहले थी 17। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत अब पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुका है, जिनकी तादाद है 10, यानी 17 + 10 हो गए 27। अब 3 ग्रुपों के 10 अरकान ने फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुमकिना तौर पर मंगल के रोज़ यानी कल असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी जाएगी। अदम एतमाद की तहरीक के साथ मुतबादिल कायदे ऐवान का नाम भी पेश करना लाजिम है। तहम पीपल्स पार्टी की जानिब से कायदे ऐवान के नाम के लिए ऐलान ताहाल नहीं किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी लतीफ़ अकबर हैं, चौधरी मोहम्मद यासीन हैं और सरदार याकूब खान है। वज़ारत उस्मा के मुतवक्के उम्मीदवार ये हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाने वाली मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि अपोजिशन में बैठेंगे। हमने फैसला किया कि हमने बदनामी ली है इस तरह की हुकूमत के साथ बैठ के। हमारी पार्टी के तौर पे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमने फैसला किया कि कोई भी हुकूमत बनाए या गिराए, हम हुकूमत का भी हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सरियत नहीं है। हमने अपोजिशन में रहना है, क्योंकि हमारा इत्तेहाद बनाने वाला वहाँ पर एक कोई अच्छा उसे हमारे लिए नहीं रहा, नतीजा नहीं निकला। हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास चंद दिन पहले किया था और हमने तो तय किया कि हम इस हुकूमत साजी के इस सिलसिले में हम कोई किरदार अदा नहीं करेंगे और हम वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिनके पास अक्सरियत है वो अपनी हुकूमत बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, इसलिए कि हम हुकूमत बनाना नहीं चाहते। हमारे पास चूँकि तादाद 9 है तो 9 की तादाद से हम हुकूमत नहीं बना सकते, इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे, यही हमारा फैसला। कल दोनों पार्टियों की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो आपस में बैठेंगे। हमने अपने मरकज़ी क़यादत को बता दिया है कि हमें वोट देना जो है वो सूट भी नहीं करता है और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीगी कारकुनों की ख्वाहिश है कि वो इस हुकूमत का हिस्सा न बने। सो ये है PMLN का स्टांस ऑन दिस डेवलपमेंट। उधर पीपल्स पार्टी की अभी भी पूरी कोशिश है कि नून लीग हुकूमत का हिस्सा बने। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करके आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया है। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क भी दे दिया है। एहसन इकबाल, राना सनाओ और अमीर मकाम पर मुश्तमिल कमेटी ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है कि नए वज़ीर आज़म के लिए 3 सीनियर रहनुमाओं के नाम ज़ेरे गौर हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। अच्छा, लार्जेस्ट पार्टी तो आप हैं, लेकिन नंबर्स क्या आपके पूरे हैं? सभी सब नंबर तो होंगे तो गवर्नमेंट बनेगी ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम बाकी जमातों से मुशावरत ऑलरेडी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वोट देगी आपको? आप समझिए कि हाँ, क्योंकि उन्होंने वैसे तो ऐलान किया हुआ है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा। लेकिन ऐसी सूरत हाल से कश्मीर को निकालने में मुस्लिम लीग भी हमसे पीछे तो नहीं रह सकती। वो भी तो नहीं चाहते ना कि हालात ख़राबी की तरफ जाए। और अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती तो मतलब वहाँ पे वैसे भी हो सकता है कि मेंबर पूरे कर ली हो जाए, लेकिन फ़र्ज़ करें मुस्लिम लीग ऐसा नहीं करती तो फिर वो क्राइसिस को बढ़ाएगी। नए वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम तजवीज़ हुआ है? 2-3 सीनियर नाम हैं इस वक्त। पंजाब वहाँ की पार्टी के सदर हैं चौधरी यासीन साहब, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो स्पीकर हैं वो भी साहब का सदर है, पार्टी के सीनियर 3 लोगों में से हैं। सरदार याकूब साहब भी ख्वाहिशमंद हैं, उनको लिया जाए, वो पहले भी सदर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे, तो सारे संजीदा और सीनियर लोग हैं। फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे। वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर। नून देखे अगर इस कैबिनेट के अंदर शामिल थी तो मेरा ख्याल है हमारी वाली कैबिनेट में भी उनको कोई उज़र नहीं होना चाहिए।
मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक चौधरी से कहा जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो उन्हें तहरीक-ए-एतमाद का सामना करना पड़ेगा। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने भी मुशावरत शुरू कर दी है। PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बना और 10 उसमें से अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह पीपल्स पार्टी अपना नंबर गेम में अददी अक्सरियत पूरी कर चुकी है और 27 का वो जादुई हिंसा था जिसका तकाजा था या जिसकी तलाश थी, वो पीपल्स पार्टी को मिल गया है। मुस्लिम लीग नून ने ताहाल ये फैसला किया है कि वो शायद इत्तेहाद या हुकूमत का हिस्सा तो ना बने, लेकिन सॉर्ट ऑफ इत्तेहादी तो होते ही हैं। जब साथ दे दिया तो फिर ठीक है, आपकी हिमायत भी शामिल है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथी हैं आरिफ उर्फी, हमें मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से ज्वाइन हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और हम आपसे सबसे पहले तो यही पूछ लें कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब ने क्या फ़ैसला किया, इस्तीफ़ा देंगे या तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे? अब्दुल्ला, ऐसा है कि अनवारुल हक साहब बहुत मजबूत आसास के आदमी हैं और हम कुछ अर्से से देख रहे हैं कि वो बड़े मर्दाना बार बहुत सारे बहरानों का मुकाबला कर चुके हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की है और मुमकिन है उसमें कोई खास फैसला हो, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो अनवारुल हक साहब हैं वो न सिर्फ इस वक्त अपनी जगह पे बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं, बल्कि वो इस वक्त भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। और ये आइन तो उनको इजाजत देता है कि वो फौरी तौर पे असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं कि जो जितना भी काम बना हो है वो सारे का सारा जो है एकदम से सिनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन अब्दुल्ला, ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि बहुत सादा सी बात है कि एक हुकूमत को तब्दील करना और दूसरी हुकूमत को ले आना। आज़ाद कश्मीर बड़ा हसास खित्ता है और इसमें 4 साल में 4 वज़राए आज़म का तब्दील होना यहाँ के निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और जो अवामी एक्शन कमेटी का जो रिसेंट जो एपिसोड हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत अमलन बिल्कुल उज़्व मुअत्तल थी और फिर फेडरल गवर्नमेंट से लोग आए और उन्होंने आके यहाँ पे उनके साथ मुज़ाकरात किए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे। अब जो भी हुकूमत बनेगी उस हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर पीपल्स पार्टी बना लेती है हुकूमत तो क्या वो वादे जो फेडरल मिनिस्टर्स यहाँ करके गए हैं वो पूरे होंगे? और उनका जो मुतालबा है अवामी एक्शन कमेटी का वो ये है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें पब्लिक जो है वो शामिल नहीं हो रही। जब पब्लिक शामिल नहीं होगी तो सिस्टम कैसे चलेगा? और ये भी आप देख लें कि तकरीबन 8 महीने रहते हैं इलेक्शंस को। और सबसे बड़ा जो आईनी बहरान इस वक्त होने जा रहा है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं है। मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजे चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, और अभी तक वो तैनाती नहीं होती। और जो इस असेंबली की मुद्दत है वो जुलाई में खत्म हो रही है, तो हर हाल में इलेक्शन में इनको जाना होगा। 6-8 महीने के लिए अगर हुकूमत बनाते भी हैं तो क्या इस अरसे में ये ऐसा हो सकेगा? अच्छा, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जो ज़ाहिर है वहाँ की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, क्या ये तजर्बा इन पार्टियों के लिए जो हमारी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके लिए सूदमंद साबित होगा? जुलाई में असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है, अगर इंशाअल्लाह होपफुली वक्त पे इलेक्शन होते हैं तो फिर ये लिटरली 6-8-10 महीने ही होंगे जिसके लिए हुकूमत बनाना इनके लिए सूदमंद भी होगा, पॉलिटिकल फ़ायदा होगा पॉलिटिकली, या उल्टा नुकसान भी हो सकता है क्योंकि पहले PDM 1 वाला तजर्बा को खास कामयाब नहीं रहा था? अब्दुल्ला, पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सूरत हाल में और आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज की सूरत हाल में ये फर्क है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लीडरशिप का वहीं पर फैसला करती हैं और आज़ाद कश्मीर के जो अवामी एक्शन कमेटी का भी ये एतराज था कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होने चाहिए। इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो रहा है उसका फैसला यानी पाकिस्तान के जरदारी हाउस से या लाड़काना से या रायबंद से हो रहा है, तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इसके ऊपर है। और अगर बिलफर्ज ये तजुर्बा ये कामयाब कर भी लेते हैं, लेकिन 6-8 महीने में क्या वो जो इस वक्त तक जो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी के थे जिसकी वजह से ये हुकूमत तब्दील हो रही है, तो क्या वो मुतालबात ये पूरे कर पाएंगे? तो वो बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। और फिर उसमें जो सबसे अहम बात है कि आज़ाद कश्मीर में हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला चल पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग का कोई कानून नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके किरदार के ऊपर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि यही लोग जो पहले हुकूमत में थे इन्होंने क्या कर लिया था
कि अवामी एक्शन कमेटी या अवाम सड़कों पे आ गए और आप वही लोग दोबारा हुकूमत में होंगे, तो क्या वो तब्दीली कर लेंगे? अच्छा ये बताइएगा, अनवारुल हक चौधरी साहब की पोजीशन के बारे में बताइए। एक होता है ना पॉपुलैरिटी उनकी कैसी है इस वक्त, क्योंकि हमने देखा जब बानी पीटीआई तहरीक अदम एतमाद से पहले पीटीआई की हुकूमत तमाम बाई इलेक्शंस हार रही थी और उनकी अवामी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा था, और फिर तहरीक अदम एतमाद आई और फिर उनको इसका बहुत फ़ायदा हुआ। सो यहाँ अनवारुल हक साहब की अभी पोजीशन पब्लिक में कैसी है? अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनकी एपिसोड अच्छी तो नहीं रही है। सो उस वक्त जितने बड़े एहतजाज और जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए थे या निकल रहे थे, तो यही लग रहा था कि शायद उतने पॉपुलर नहीं रहे हैं। सो अभी क्या लग रहा है आपको इस एपिसोड के बाद, या अगर तहरीक अदम एतमाद का ये सामना करते हैं और हट जाते हैं अपनी कुर्सी से, इनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है? अच्छा, अनवारुल हक साहब अब सिर्फ एमएलए है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। और ये जो उनका जो अरसा गुजरा है इस टेन्योर में भी उनके ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये था कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, लिहाजा ये अपनी मर्जी से हर काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे काम अच्छे भी किए, मसलन इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से की कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने जकड़ के रखा और बड़ी अच्छी तरह से उनके ऊपर जो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी उसको भी उन्होंने काबू कर लिया। फिर बहुत अच्छी इन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पे एहतसाब का निजाम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने अच्छी भी की, लेकिन उसके ऊपर पब्लिक की कोई ऑनरशिप नहीं थी। और इस अरसे में अब ऐवान वज़ीर आज़म का या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के दरवाजे इनके लिए बंद रहे, अवाम के लिए अवाम नहीं आ पा रही थी। हत्ता कि अवाम से इतना इनका डिस्कनेक्ट था, इनका कोई पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं था, इनका कोई पीआरओ नहीं था, इनका कोई प्रेस सेक्रेटरी नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी मिलकर एक बड़ा गुस्सा बन गया। और ऐसे में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, जो काबीना के वजीर थे, वो भी बड़े जकड़े हुए थे इनकी उस क्या कहते हैं रौब दबदबे में। और ये भी आप देख लें कि जितने भी कैबिनेट के जितने भी लोग थे और इस पूरे अरसे में ये था कि असेंबली के अंदर जितने लोग इस गवर्नमेंट में थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट काबीना के हिस्सा थे। तो असेंबली का इजलास भी ऐसे होता था जैसे कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें अजाफी तौर पे ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर अपोजिशन आके बैठी है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी जो है ना उनकी शोहरत जो है आम लोगों में अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का अच्छा, एक मुख्तसरन ये बता दीजिए, जो 10 लोग पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, जो पीपल्स पार्टी को प्यारा हुआ है, ये 10 जो सीटें हैं, जो 10 लोग हैं, ये महाजरीन की सीटों पे इलेक्ट हुए थे या ये लोकल्स हैं वहाँ के जो रहते हैं? इसमें 5 लोग जो है ना वो महाजरीन की सीटों पे हैं जो आए, वो माजिद खान साहब की क़यादत में वो लोग शामिल हैं। इसमें महाजरीन जम्मू कश्मीर की सीटों में पाकिस्तान में है। इसी तरह जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक एक है जो सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर हैं उनकी क़यादत में है एक्चुअली, यानी उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं और 5-6 लोग वो हैं। तो वो सारे लोग मिलकर इसमें हुआ है। और मुस्लिम नून का इसमें जो स्टांस है वो ये है कि हमने आने वाले वक्त में लोगों का सामना करना है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून में भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है कर्नल वकार नूर का, तो कर्नल वकार नूर प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी साथी हैं और सारी हुकूमत उन्हीं के जरिए चल रही थी। तो कर्नल वकार नूर जो है वो किसी भी सूरत में अनवारुल हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर हम अभी ऐलान कर देते हैं पार्टी के साथ तो वकार नूर हमारे साथ नहीं आएंगे तो हमारी सुबकी होगी। तो इस बात से वो सामने नहीं आ रहे उसमें। वैसे भी अब जो खुद मुस्लिम लीग नून है, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक खान साहब, बज़ाहिर तो वो एक पेज पे लगते हैं, लेकिन असलन उनके बीच में भी बहुत बड़ी दूरियां हैं और इस वजह से जो उनकी पॉलिसीज हैं उनमें बहुत सारी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। थैंक यू आरिफ, दैट इज़ ऑल द टाइम। इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत मल्टी लेयर्ड ये टॉपिक है।